बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स रिज्यूम द लेक्चर। लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे? हम थे द नॉलेज बिजनेस वैल्यू चेन पे हम थे, और हमने ये देखा था कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं फ्रॉम डेटा और इंफॉर्मेशन जो फीडबैक से आ रहा होता है, उसको एक्वायर किया जाता है, फिर उसको स्टोर करते हैं, फिर डिसिमिनेट करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, और एक फीडबैक लूप चलता रहता है जिससे ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एनहेंस होती है और एक्सपीरियंसेस गेन होते हैं। इसको फर्दर हम आगे लेकर जाएंगे। हम ये देखेंगे कि हमने स्टेज 1 में देख लिया कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे ये जनरलाइज फॉर्म में कैसे वर्किंग करता है। अब जो स्टेज 2 है इस चैप्टर का, पार्ट 2 में इसको अगर हम कह लें नेक्स्ट स्लाइड में, तो इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो जैसे चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है, जैसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, इसी तरह चीफ नॉलेज ऑफिसर एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं जिनको सी के ओ कहा जाता है। ये डेडिकेटेड स्टाफ और मैनेजर्स होते हैं, और इनका कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिसेस COPs, इसमें इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क्स ऑफ प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉइज विद इन एंड आउटसाइड फर्म who have familiar work related activities and interest। तो ये आपस में डिफरेंट फॉरम्स हैं, जैसे व्लॉग्स टाइप हैं, वो शेयर करते हैं, जैसे मीडियम है, जैसे गिटहब है, अपने रेलिवेंट कोड और एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं। और इसमें क्या है कि एक्टिविटीज इंक्लूड एजुकेशन, ऑनलाइन न्यूज़ लेटर शेयरिंग, एक्सपीरियंसेस एंड टेक्निक्स, ये इसमें चलता रहता है। और फैसिलिटेट रीयूज ऑफ नॉलेज एंड डिस्कशन, तो जो डिस्कशन होती है एक दूसरे की एक्सपर्ट्स के डिस्कशन से सीखते हैं। और रिड्यूस लर्निंग कर्व्स और न्यू एम्प्लॉइज, तो जो न्यू एम्प्लॉइज होते हैं इनके डिस्कशन से और इनके लर्निंग कर्व्स, जो न्यू एम्प्लॉइज होते हैं वो जल्दी सीख पाते हैं चीज़ों को। अब 3 मेजर टाइप्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी 3 मेजर टाइप्स हैं। टाइप्स को कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट्स। तो फर्स्ट वन है दैट इज एंटरप्राइज वाइड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ये जनरलाइज जनरल पर्पस फर्म वाइड एफर्ट्स है टू कलेक्ट, स्टोर, डिसिमिनेट एंड अप्लाई डिजिटल कंटेंट एंड नॉलेज। ये तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म में हो गया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। सेकंड वन इज स्पेशलाइज्ड वन, दिस इज नॉलेज वर्क स्टेशन। और ये क्या करता है? स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स बिल्ड फॉर इंजीनियर, साइंटिस्ट, अदर नॉलेज वर्कर्स चार्ज विद डिस्कवरिंग एंड क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। तो जो नॉलेज वर्क सिस्टम्स हैं ये बेसिकली कैड सिस्टम्स हैं आपके, ये बेसिकली आपके सिमुलेटर्स हैं, ये वर्चुअल रियलिटी टूल्स हैं, ये सिस्टम एनालिसिस टेक्निक्स है, जैसे SPSS हो गए या मिनीटैब, इस तरह के स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस हैं, वो नॉलेज वर्क सिस्टम्स के अंदर आते हैं। और अगर आपको इसकी कीमत का पता हो तो ये भी थाउजेंड ऑफ डॉलर्स में इनकी वर्थ है। और कई ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो प्रोफेशनल कंपनीज यूज करती हैं जिनकी जो वर्थ है वो मिलियन ऑफ डॉलर्स में। थर्ड वन इज इंटेलिजेंट टेक्निक्स। और इंटेलिजेंट टेक्निक्स के अंदर जो है हमारे पास है डाइवर्स ग्रुप ऑफ टेक्निक्स सच एज डेटा माइनिंग यूज फॉर वेरियस गोल्स, डिस्कवरिंग नॉलेज, डिस्टिलिंग नॉलेज एंड डिस्कवरिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ये हम इसमें देखेंगे। इसमें न्यूरल नेटवर्क्स हैं, फजी लॉजिक्स हैं, एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, सो ऑन। ये थर्ड पार्ट, अभी लास्ट पार्ट आएगा इस चैप्टर का, तो उसमें हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी जो हम एक्सप्लोर करेंगे जो पार्ट 2 है इस सीरीज का लेक्चर का, उसमें हम देखेंगे एंटरप्राइज वाइड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स को हम पढ़ेंगे और नॉलेज वर्क सिस्टम्स को हम देखेंगे। इंटेलिजेंट टेक्निक्स जो है वो फाइनल पार्ट होगा हमारा। एंटरप्राइज वाइड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है वो जनरल पर्पस है, हमने देख लिया, और इन लर्निंग को एनहेंस करते हैं और क्विकली डिसिमिनेशन में हेल्प आउट करते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने नहीं देखी वो क्या? स्पेशलाइज्ड वर्क स्टेशन एंड सिस्टम्स that enable scientists, engineers and other knowledge workers to create and discover knowledge, new knowledge। इसमें CAD, आपके CAD के जितने सॉफ्टवेयर, ऑटो कैड है और डिफरेंट ऑटोडेस्क और जितने भी सॉफ्टवेयर है CAD रिलेटेड, वो सब इसमें आ जाते हैं। अब 3D वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल रियलिटी और इन्वेस्टमेंट वर्क स्टेशन, ये सब के सब जो हैं इसी का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक CAD मॉडल बना रहे हैं तो वो सिर्फ आपने नहीं बनाया बल्कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट भी देख सकती है उसको, और फर्दर उसमें एडिटिंग भी कर सकती है। तो जितनी वर्किंग उस पर होगी वो हिस्ट्री भी सेव रह सकती है, और वो सारी लर्निंग सेव रहती है साइंटिफिक मेथड ऑफ जो स्टेप्स उसमें अप्लाई किए, साइंटिफिक थ्योरी के और मॉडल्स को आपने वर्चुअली अप्लाई कर दिया मशीन के अंदर बिफोर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। जो लास्ट वन है वो मेरा फेवरेट है और जो आजकल बज़वर्ड है, इंटेलिजेंट टेक्निक्स हैं, जिसके जरिए क्या करते हैं हम पैटर्न्स डिस्कवर करते हैं, अप्लाइंग नॉलेज टू डिस्क्रीट डिसीजंस एंड नॉलेज डोमेन्स के अंदर पैटर्न रिकॉग्निशन करता है। जैसे आपका ब्रेन पैटर्न बना लेता है चीज़ों के हवाले से, इस तरह ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं और उसकी हेल्प से वर्किंग की जाती है। इसके अंदर जो हमारे पास टूल्स हैं वो डेटा माइनिंग के टूल हैं, हमारे पास डेटा माइनिंग की जाती है। डेटा माइनिंग
के जरिए वर्किंग की जाती है। फॉर एग्जांपल आज मैंने एक रिसर्च पेपर देखा लिंक्डइन पे, लम्स के प्रोफेसर तो उन्होंने शेयर किया, उन्होंने डेटा माइनिंग और टेक्स्ट माइनिंग टेक्निक्स को यूज़ किया और ब्रेक्सिट पे उन्होंने एनालिसिस की, पैटर्न्स चेक किए कि ब्रेक्सिट जो हुआ है उसके हवाले से डिफरेंट चीज़ों को उन्होंने आंसर किया। तो वो डेटा माइनिंग टूल्स, इंटेलिजेंट टेक्निक्स के जरिए जो नॉलेज अवेलेबल था वेब पे, उस नॉलेज को एक्वायर किया गया, उसको एनालाइज किया गया और उस पर पैटर्न्स निकाले गए और उस पैटर्न्स को शेयर किया गया। ये डेटा माइनिंग की है। न्यूरल नेटवर्क्स जो है बहुत पावरफुल टेक्निक है। न्यूरल नेटवर्क्स और डीप नेटवर्क्स के हवाले से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, कोई अगर इसमें इंटरेस्टेड है, पाइथन आप लोगों ने सीख लिया, इसके बाद आप कोर्स एरा पे न्यूरल नेटवर्क्स के जितने कोर्सेज हैं आप वो देख सकते हैं। एंड्रयू एनजी एक बहुत बड़ा नाम है न्यूरल नेटवर्क्स पे, और डीप लर्निंग डॉट AI पे उन्होंने डिफरेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली जिसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनके डीप लर्निंग डॉट AI पे डिफरेंट सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी डीप लर्निंग की जो पहली सर्टिफिकेशन है कोर्स एरा पे वो करने का अप्रैल में मौका मिला, कंप्लीट की। इट वाज रियली चैलेंजिंग बट अल्हम्दुलिल्लाह डीप लर्निंग का जो बेसिक आइडिया है वो मुझे मिला और एक दो न्यूरल नेटवर्क्स मैंने बनाए भी विद दी ऑनलाइन कोडिंग हेल्प अवेलेबल, ऑनलाइन जो गिटहब वगैरह पे हेल्प थी उससे। फिर थर्ड वन इज एक्सपर्ट सिस्टम्स। एक्सपर्ट सिस्टम्स आपको क्या करते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम्स आपको इफ देन सिनेरियोज पे और कॉन्टेक्चुअल सिनेरियोज पे हेल्प करते हैं कि अगर ये सीन है, इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा आता है आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो इफ देन एनालिसिस बैक एंड पे कंप्यूटर करता है, चेक करता है कि अगर आपकी इनकम इतनी है, इफ द इनकम इज दिस वन, एज इज दिस वन, दिस इज दिस वन, तो आपको इस टाइप का कार्ड दिया जाएगा। या इंश्योरेंस कंपनी वो ये करता है। केस बेस्ड रीजनिंग करते हैं, ये कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस करते हैं। इसको भी हम केस बेस्ड रीजनिंग को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। फजी लॉजिक जो है वो न्यूरल नेटवर्क के साथ एक और यूज की जाती है टेक्निक। फजी लॉजिक बेसिकली क्या करता है? फजी लॉजिक आपको ये बताता है, फॉर एग्जांपल अगर एक कोल्ड अगर मैं कहूँ टेम्परेचर है, आजकल गर्मियाँ, आप लोग सब अगर डीसी इन्वर्टर आपके पास है या कोई भी आप टेम्परेचर यूज करते हैं, टेम्परेचर सेट करते हैं अपने रूम का, तो अगर किसी के लिए कोल्ड जो है वो 28 डिग्री है तो किसी के लिए 24 डिग्री है। इट डिपेंड्स कि आपके लिए कोल्ड का लेवल क्या है जिसमें आप कंफर्टेबल होके वर्किंग कर सकें या आराम कर सकें अपने रूम में। एक्सक्यूज मी। तो फजी लॉजिक क्या करता है कि कोल्ड के लेवल है तो एक के लिए 24 डिग्री है, एक के लिए 26-27 डिग्री है, तो ये दोनों एक रेंज है। तो इंस्टेड कि वो एक फिक्स बता दे ये कोल्ड है, वो एक रेंज में लेकर जाते हैं और फजी लॉजिक जो है फिर उसके जरिए रेंज डिफाइन कर देता है कि जो कोल्ड की रेंज है वो ये है, मीडियम की ये रेंज है और लो की ये रेंज है, और वो कहीं भी ओवरलैप भी आपस में करती है। इस किस्म के जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं जिसको क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है वो विद द हेल्प ऑफ फजी लॉजिक किया जाता है। जेनेटिक एल्गोरिथम्स जो हैं वो फिर एक और स्पेशल टेक्निक्स है जिसमें ऑप्टिमल या नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस फाइंड किए जाते हैं शेड्यूलिंग के अंदर। ये डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर जेनेटिक एल्गोरिथम्स को यूज किया जाता है। मिक्स्ड इंटीजर लिनियर प्रोग्रामिंग के जरिए जहाँ पे यूज हो वहाँ पे भी जेनेटिक एल्गोरिथम्स को यूज करके ऑप्टिमल या नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को फाइंड किया जाता है। और इंटेलिजेंट टेक्निक्स है, इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। इंटेलिजेंट एजेंट एक वर्चुअल एजेंट्स क्रिएट किए जाते हैं वर्चुअल सिनेरियो, और उनकी हेल्प से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया जाता है कि हाउ द एजेंट्स इंटरेक्ट और कितने हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मेरी इसमें इतनी एक्सपर्टीज तो नहीं है जेनेटिक एल्गोरिथम्स इंटेलिजेंट एजेंट्स पे, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका लर्निंग करके दे सकूं। थैंक यू। नेक्स्ट आगे जाते हैं। आगे हमारे पास है जो नॉलेज हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। एक स्ट्रक्चर्ड होता है जो आपको पता है, जैसे मैंने कहा था कि एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है, एक सेमी स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है, एक अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज है या टेसिड नॉलेज है। स्ट्रक्चर्ड नॉलेज या सेमी स्ट्रक्चर्ड नॉलेज जो है हमारे पास किसी ना किसी फॉर्म में रिपोर्ट्स में होता है। स्ट्रक्चर्ड ये जो रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशंस में होता है फॉर्मल रूल्स के अंदर होता है। इवन आपने जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स पढ़े थे, रिलेशनल डेटाबेसेस, वो भी जो है किसी ना किसी फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड नॉलेज ही है आपके पास। जो सेमी स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है वो आपकी ईमेल्स हैं और वीडियोस हैं, क्योंकि वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, उसका अपना एक टेक्स्ट होता है जिसको आप लोग NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जरिए या डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए फाइंड आउट करते हैं कि उससे कोई पैटर्न डिड्यूस किया जा सकता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड है। वीडियोस हैं तो उसके अपने टूल्स आ गए कि वीडियो जाए और वीडियो के जरिए फिर आप डिड्यूस कर सकेंगे किस बारे में, क्या इसके ट्रेंड्स हैं, क्या इसका थीम है, पॉजिटिव है, नेगेटिव एंड सो ऑन। अनस्ट्रक्चर्ड या टेसिड नॉलेज वो होता है जो आपके ब्रेन में होता है, और ये उन्होंने बताया कि जो 80% ऑर्गेनाइजेशंस का जो नॉलेज है या तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है या वो अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज होता है। अच्छा, इसके बाद जो कि एक चैलेंज होता है ऑर्गेनाइजेशंस को कैटर करने के लिए, तो उस वक्त ये चैलेंज बहुत हाई था 2014 में। अब जो है जो अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज है या टेसिड नॉलेज है उसको, या इमोशंस को, जो इमोशंस पे वर्किंग की जाती है आपकी,
वो न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो रही है, उससे पैटर्न निकलते हैं। जो फेसबुक है वो सेंटिमेंट एनालिसिस आपके करता है या इमोशन एनालिसिस आपके करता है न्यूरल नेटवर्क के जरिए। जो गूगल है वो भी ये यूज कर रहा है, फेसबुक भी ये यूज कर रहा है, और बेडू और जिस तरह की जो भी टेक्निक्स है वो अब एआई पे ही काम कर रही है, क्योंकि दुनिया में अब स्ट्रक्चर्ड नॉलेज बहुत कम रह गया। अच्छा, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स भी हमारे पास हैं अवेलेबल। उसमें क्या किया जाता है कि हेल्प कैप्चर, स्टोर, रिट्रीव एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड प्रिजर्व किया जाता है। कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट के अंदर क्या आता है कि आपकी ईमेल्स के अंदर और डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं उनको मैनेज किया जाए, और ब्रिंग इन एक्सटर्नल रिसोर्सेज, न्यूज फीड और रिसर्च। इसमें क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टोबैको कंपनी है तो वो कोई ब्रांड लॉन्च करता है या कोई प्राइसिंग देता है या नया एक्सपीरियंस देता है, जैसे पाकिस्तान टोबैको कंपनी के हवाले से हमारी बात हो रही थी, तो वो फिर देखता है कि न्यूज फीड में या ब्लॉग्स में इसके बारे में क्या लिखा जा रहा है, उस पर रिसर्च करता है। तो मार्केटिंग टीम को वहां से नॉलेज मिलता है और उसको भी वो अपने नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लेकर जाते हैं कि व्हाट द पीपल आर टेलिंग अस अबाउट आवर प्रोडक्ट। फिर टूल्स फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, जो ब्लॉग्स हैं या विकी लॉग्स हैं या अदर ब्लॉगिंग, या अब तो वीडियो लॉगिंग शुरू हो गई, लोग वीडियो लॉगर्स को पैसे देते हैं और वो आपके लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसकी तरफ भी लोग गए और उसको भी देखते हैं कि कैसा फीडबैक आ रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, अगर प्रोडक्ट में सर्विसेज है तो उसको कैसे एनहेंस किया जा सकता है। जैसे कई सक्सेसफुल बुक के जो राइटर्स उनको मैंने देखा, तो उन्होंने बुक जब अपनी कंप्लीट की और वो बेस्ट सेलिंग बुक बनी, उससे पहले वो व्लॉगिंग करते थे मीडियम या कहीं पे उन्होंने राइटिंग की, उससे फिर उनको फीडबैक आता था कि भाई इस राइटिंग में आपके ये प्रॉज है, ये कौन सा, उनको फर्दर वो रिफाइन करते 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 फिर कंपाइल करके बुक की शक्ल दे देते हैं और वो फिर सक्सेस होती है। ठीक है, पाकिस्तान में उसके एग्जाम्पल कासिम अली शाह हैं, इन्होंने भी ऐसी अपनी बुक्स लिखी हैं, इनकी टीम ने लिखी है। और यूएस साइड पे जो पेरेंटिंग पे और स्कूल काउंसलिंग करते हैं, पीटरसन एक नाम है, जॉन पीटरसन, वो इस पे वर्किंग करते हैं। ये केस स्टडी आप इसको देखिएगा लाजमी और इससे डिड्यूस कीजिएगा कि अभी तक जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हमने किया है उसका इस केस स्टडी से क्या रिलेशन और कैसे इनको सक्सेस हासिल हुई है। इसी तरह एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट यूजर होते हैं, वो एक दूसरे को टैग कर रहे हैं, क्रिएट करते हैं, और वो सारा एक यूनिफाइड रिपोजिटरी है, चाहे वो न्यूज की फॉर्म में रिपोर्ट है, प्रेजेंटेशंस है, लॉग्स हैं, एम्प्लॉइज की प्रोफाइल है, वो सब वहाँ पे सेव हो रहा होता है, और इससे आपकी कंपनी के लिए एक नॉलेज बन रहा होता है। और नॉलेज बेसिकली एक एसेट है जो कंपनी जाया नहीं करना चाहती है। जो कंपनीज अपने नॉलेज पे फाउंडेशन रख के आगे बढ़ती हैं वो उनकी लर्निंग भी स्ट्रांग होती है और उनकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मेच्योर होती हैं विद टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर जो की प्रॉब्लम आता है वो डेवलपिंग टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी क्या है कि वो नेमिंग देना, कि फॉर एग्जांपल अगर ईमेल आ रही है या वीडियो है तो उसको क्या ऐसी नेमिंग दें कि इसको ये रिट्रीव हो सके 10 साल बाद भी, 50 साल बाद भी। तो नॉलेज ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी टैग्ड विद कैटेगरीज ऑफ रिट्रीवल। तो रिट्रीवल है, ये बहुत मुश्किल काम है, मतलब चैलेंजिंग है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन इस पे काम किया जा रहा है। डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग, स्टोरिंग, मैनेजिंग अनस्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटा। जो अनस्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटा है उसको कैप्चर किया जाता है और उसको टैगिंग की जाती है, उसकी टेक्सोनॉमी की जाती है, जिसके अंदर फोटोग्राफ्स भी आते हैं, ग्राफिक्स भी हैं, वीडियोस भी और ऑडिटिंग भी है। अब जैसे आप फेसबुक के अंदर फोटो टैगिंग कर देते हैं फेसबुक, तो अब तो फोटो टैगिंग के मोबाइल में भी टूल्स आ गए एआई के, और कंपनीज भी ये फोटो टैगिंग और इस तरह की डिफरेंट चीजें यूज करती हैं ताकि फ्यूचर में वो चीजों को रिट्रीव कर सकें। अच्छा, नॉलेज नेटवर्क सिस्टम। नॉलेज नेटवर्क सिस्टम क्या, प्रोवाइड ऑनलाइन डायरेक्टरी ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स इन वेल डिफाइंड नॉलेज डोमेन्स। तो जो नॉलेज नेटवर्क सिस्टम्स है बेसिकली ये काफी हद तक इसको ओवरलैप कर लिया इस चीज को दुनिया में लिंक्डइन ने। लिंक्डइन के जरिए क्या होता है कि आप प्रोफेशनल, जो मैं आपको अक्सर क्लास में कहता हूँ कि लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएं, आप अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को इनलिस्ट करते हैं, अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और उस नेटवर्क के जरिए लोगों को पता होता है कि भाई इस नेटवर्क के, इस प्रोजेक्ट के, इस एक्सपर्टीज के लोग किस रीजन में कितने अवेलेबल हैं, क्या उनसे नेगोशिएशन हो सकती है, उनसे बात हो सकती है। तो लिंक्डइन ने इस चीज को काफी हद तक कैप्चर किया। फिर जब बात आती है एकेडमिक्स की, तो गूगल स्कॉलर और रिसर्च गेट जो है उसने एकेडमिक्स के लोगों को आपस में एक जगह की है कि जहाँ पे वो एकेडमिक्स के लोग आपस में बैठते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और उस इंटरेक्शन से अपने रिसर्च पेपर शेयर करते हैं, अपने आर्टिकल्स लिखते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं रिसर्च कंटेंट्स क्रिएट करने में। फिर ये सर्च टूल्स enables employees to find appropriate expert in the company। अच्छा, ये लिंक्डइन के जरिए अगर आप विद इन कंपनी क्रिएट करना चाहें तो विद इन कंपनी भी हो सकता है। कई दफा ऐसा होता है कि कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल बोइंग है, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल काम करते हैं, तो उसमें एचआर की टीम क्या करती है कि उसको हर एक का जुबानी याद नहीं होता कि कौन बंदा, उसकी क्या एक्सपर्टीज है, तो वो अपने टूल क्रिएट करते हैं, नॉलेज नेटवर्क सिस्टम, जिसमें हर बंदे का पता होता है ये इसके स्किल्स हैं, ये इसका एक्सपर्टी लेवल है, ये इसका पर आवर इसका रेट चार्जेस इसके इतने पड़ते हैं, इस कंट्री में है, ये इसकी एक्सपर्टीज है, इतनी लैंग्वेज एक्सपर्टीज है इसकी, सो ऑन से ये वर्किंग कर सकता है। हाइव माइंड
आस्क मी, ये इंक्लूड रिपोजिटरीज ऑफ एक्सपर्ट जनरेटेड कंटेंट, ये एक नॉलेज मैनेजमेंट और नॉलेज नेटवर्क ऑनलाइन टूल अवेलेबल है, पेड टूल है, आप इसको नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, ये भी यूज होता है, लेकिन मेरे ख्याल में काफी पुराना हो चुका है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो बड़ी कंपनीज उन्होंने अपनी बनाई हुई है, जैसे स्लम्बरजर है, पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, हवावे हो गई, शेल ऑयल है, पीएसओ हो गई, एक्लेस होंडा, इस तरह की, और जो बाकी हैं वो ऑनलाइन टूल्स यूज करते हैं, लिंक्डइन के जरिए वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत एक्टिव टूल जो है वो लिंक्डइन है, इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है जो काफी इफेक्टिव है। Some knowledge networking capabilities included in leading enterprise content management and collaboration projects. तो जो नॉलेज मैनेजमेंट नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज होती हैं वो एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट में और कोलैबोरेशन प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल होती है कि वो नेटवर्किंग की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, हर एक में नहीं होती। कोलैबोरेशन एंड सोशल टूल्स इसमें होते हैं, सोशल बुकमार्क्स, इसको आप फर्दर देख लीजिएगा कि कैसे पिंटरेस्ट और स्लैशडॉट और डिलीशियस डिफरेंट किस्म के हैं, इसमें सोशल नेटवर्किंग की जाती है, लेकिन जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं वो लिंक्डइन पे या कुछ जगहों पे रहते हैं, हर जगह नहीं रहते क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता उसको मैनेज करें। और समटाइम्स ये होता है कि जो हाईली प्रोफाइल्ड लोग हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया मैनेजर्स रखे होते हैं कि जो अपनी प्रोफाइल को मैनेज करते हैं। अच्छा, फिर जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ये अब इट हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, बिकॉज आप देखें आजकल तो कोविड की वजह से सारी जो लर्निंग हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है, हम तो गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हैं, मूडल भी एक फैसिलिटी है जिसको यूज किया जा रहा है, और इसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड टूल्स फॉर मैनेजमेंट, डिलीवरी, ट्रैकिंग, असेसमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज लर्निंग एंड ट्रेनिंग। जैसे हम आपकी लर्निंग, ट्रेनिंग और ट्रैकिंग करते हैं, असेसमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट्स करके मार्किंग आपको दे देते हैं, आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहे होते हैं टीचर्स, तो यही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की एक सब ब्रांच है, उसी का एक हिस्सा है, और सपोर्ट्स मल्टीपल मोड्स ऑफ लर्निंग। सीडी रोम तो खैर पुराना होता है, अब ऑनलाइन फॉरम्स और ऑनलाइन अब जूम आ गया है, गूगल क्लासरूम आ गया है, गूगल लाइव, गूगल मीट, अब इस तरह की चीजें हैं, मूडल है, एक्सेट्रा। ऑटोमेट सिलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्सेज, जितने कोर्सेज जिस तरह हम पहले कर रहे थे, जैसे अमेरिका में बड़ा फेमस, आप उसको सर्च कीजिएगा, उसका नाम है कैनवस। कैनवस का भी मेरे पास लॉगिन है, यूएस में कैनवस हम यूज करते थे, कैनवस में आप जाएं तो सब कुछ है, जिस तरह गूगल है उससे कई ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और वो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज की सब जितनी फाइनेंशियल साइड है, हर साइड को कैनवस जो है वो कवर करता है। assembles and delivers learning content and measure learning effectiveness, बता देता है कि भाई ये इस जगह पे इस टूल पे कैसे इसको की गई है। तो हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट सेमेस्टर है जिसमें हम लोग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो सबसे पुराना लर्निंग मैनेजमेंट और मैं समझता हूँ बहुत मैच्योर है, जिससे हम सबको सीखना चाहिए, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग उनका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, बल्कि वो विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान ग्रेजुएट्स को हेल्प कर रहे हैं। और काफ़ी एक्सपर्ट्स मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जो मॉल में जॉब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, स्पेशली अकाउंट्स के, सप्लाई चेन के बंदे हैं, वो सब जो है वो लीडरशिप के कोर्सेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। मैं खुद उसके लेक्चर्स को प्रेफर करता हूँ, काफ़ी जगहों पे मैंने खुद भी यूज़ किया, उसको लास्ट में एक्सप्लोर कीजिएगा। नॉलेज वर्क स्टेशंस तो वही है, जैसे मैंने आपको कहा था कि स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर के सॉफ्टवेयर्स हैं, और 3D सॉफ्टवेयर्स हैं, और कैड के सॉफ्टवेयर्स हैं, और SPSS है, मिनीटैब है, इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो नॉलेज वर्क स्टेशंस के अंदर आते हैं। उसमें एक्सपर्ट्स आके, आप लोग तो देखते हैं इंडिविजुअली वर्किंग करते हैं, बल्कि जब टीम में काम किया जाता है तो इसके जरिए कोलैबोरेट की जाती है, 100 बंदे एक एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, और इसके लिए फिर प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए डिफरेंट लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, मेरे ज़हन से भी उनका नाम निकल रहा है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अपने टूल्स है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको मैनेज किया जाता है। मैं थोड़ा पॉज करता हूँ।
अस्सलामुअलैकुम। अच्छा हाँ वहीं हूँ यार, वो साजिद भी का तो मोबाइल घर में ही पड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी तक आई डोंट नो कि आए कि नहीं, उन्हीं के नंबर पे कर ले, अब्दुल्ला से बातचीत हो जाएगी, तो जैसे ही वो आएंगे ना तो वो उसी नंबर से अब्दुल्ला फिर आपको कॉल बैक कर देगा। दोनों मोबाइल घर में ही है, ठीक होके आ गए हैं अब्दुल्ला के पास से, मैं आ गया था ऑफिस लेक्चर वगैरह का काम कर रहा था। अब्दुल्ला ओके सॉरी, बीच में एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, नॉलेज बस स्टेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं, कंकरेंटली या इन पैरेलल काम कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए उस पर वर्किंग की जाती है। अच्छा नेक्स्ट पे जाते हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर नॉलेज वर्क स्टेशन सफिशिएंट, वो बताया हुआ है कि सफिशिएंट कंप्यूटिंग पावर आपके पास हो ग्राफिक्स की, और एक्सटर्नल एक्सेस टू एक्सटर्नल डेटाबेसेस, यूजर फ्रेंडलीनेस, इंटरफेसेस ऑप्टिमाइज्ड फॉर टास्क टू बी परफॉर्म एक्सेट्रा। अच्छा, इसके बाद जो है रिक्वायरमेंट्स ऑफ नॉलेज वर्क स्टेशंस का इसमें बताया हुआ है कि भाई ये हार्डवेयर प्लेटफॉर्म आपके पास यूजर इंटरफेस है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ये विजुअलाइजेशन, सिमुलेशन एक्सेट्रा, और एक्सटर्नल नॉलेज बेस भी आपके साथ अटैच हो, ताकि एक्सटर्नल इसलिए अटैच हो क्योंकि ऑलरेडी जो है वो फिर उनके साथ कम्युनिकेट कर सके और डेटाबेस अपडेट कर सके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ नॉलेज वर्क स्टेशंस, क्रिएशन ऑफ इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर है, 3D प्रिंटिंग के अंदर कैड हमारे पास यूज हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी इटसेल्फ सिमुलेटिंग रियल लाइफ एनवायरनमेंट को सिमुलेट कर देता है, और इसमें देखेंगे जितनी भी ये बोइंग पायलट्स की जितनी ट्रेनिंग होती है वो वर्चुअल रियलिटी और सिमुलेटर्स के अंदर होती है पहले, उसके बाद फिर आगे जाते हैं वो लोग, और काफी अब तो वर्चुअल रियलिटी के अंदर आ गए हैं। इवन कोई कंट्रीज में, काफी कंट्रीज में ड्राइविंग भी वर्चुअल रियलिटी के थ्रू होती है। उसके अलावा जो आप गेम्स वगैरह देखते हैं 3D गेम्स वर्चुअल रियलिटी के अंदर होते हैं। 3D मेडिकल मॉडलिंग ऑफ सर्जन्स ये की जा रही है अब सक्सेसफुली, ताकि क्योंकि फॉरेन में तो, पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम नहीं होती, पेशेंट्स वगैरह के साथ इतने लीगल इश्यूज नहीं आते। बाहर ये होता है कि वो अगर आपने पेशेंट्स के साथ ज़्यादा इशू हो गए, कुछ हो गए, तो आप पे केस हो सकता है, तो इसलिए जो प्रैक्टिस होती है वो 3D मॉडलिंग के अंदर करवाई जाती है सर्जन्स को। फिर ऑगमेंटेड रियलिटीज़ है कि जिसमें 3D जो होती नहीं है, आपके पास ऑगमेंटेड ऐसा होगा कि आपको फिगर्स नज़र आ रहे होंगे जितने आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, या जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, उसको ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए क्रिएट की जाता है, और आप प्रॉपर उससे इंटरेक्शंस भी कर सकते हैं। ये AR है। और जो इसकी लैंग्वेज क्रिएट की लैंग्वेज यूज करती है उसको VRML कहा जाता है, स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटिंग 3 डायमेंशनल इंटरफेस वेक्टर ग्राफिक्स है। इसको, इसके जरिए ये एक लैंग्वेज है जिसके जरिए ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम किया जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट्स पे जब आता है तो ये याद रखिए कि जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हैं आगे जाके स्पेशलाइज करते हैं, ये फाइनेंस के अंदर, ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग भी ये किया करते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स ये भी कर सकते हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में PhD लेवल पे इस पे वर्किंग कर रहे हैं, जहाँ पे ये स्ट्रीमलाइन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और कंसोलिडेटेड इंटरनल रिपोर्ट्स, कंसोलिडेटेड इंटरनल एक्सटर्नल डेटा फॉर ब्रोकर्स, ट्रेडर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स एक्सेट्रा, उस पर वर्किंग की जाती है। और ये स्टडीज आप देखिएगा। और जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इंशाल्लाह। जो हमारी इस लेक्चर सीरीज का जो थर्ड पार्ट होगा इस चैप्टर 11 का, उस पे फिर हम इंटेलिजेंट टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक लर्निंग काफ़ी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। तो अपना ख्याल रखें, थर्ड पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।